नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो अनिवार्य विषय की गांधी जीवन और दर्शन की होगी, जिसके तहत ये क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों एवं बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी, जिसके तहत हम निरंतर जो महात्मा गांधी के जीवन और उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में उनके योगदान के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं निरंतर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जो रॉलेट एक्ट कानून के बारे में हमने जो पिछली क्लास में जो जिक्र किया था, उसके तहत जो रॉलेट एक्ट के बारे में जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो एक आयोग गठित किया गया था, उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, जिसके तहत जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जिस तरह के आपातकालीन नियम बनाए गए थे और बगैर किसी को जो बात की जाए गिरफ्तार किया जा सकता पूछताछ के लिए, और इसी तरीके से जो हमने पहले जिक्र किया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आतंककारी गतिविधियों का बहाना लेकर और क्रांतिकारियों को कुचलने लेकर इनके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो ये पुनः जो जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में किसी को बगैर पूछताछ के गिरफ्तार करने का अधिकार जो सरकार के पास रहता है, उसको फिर निरंतर रखने के लिए जो इनके द्वारा इस कानून को पारित किया जाता है। और इस कानून को पारित किया जाता है 21 मार्च 1919 को अगर बात किया जाए तो ये कानून पारित कर दिया जाता है। इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा जो क्या किया जाता है, रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है। इसके कारणों का हमने जो पिछली क्लास में जिक्र किया था कि इसके पीछे मूल कारण क्या रहते हैं, और जनता के द्वारा जिस तरीके से हमने कहा कि महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को, यानी रॉलेट सर सिडनी रॉलेट के द्वारा उनकी समिति के द्वारा जो इस कानून जो सुझाव दिया गया था, इसके बारे में उस सुझाव के अकॉर्डिंग इस कानून को लागू किया गया था, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काले कानून की संज्ञा दी कि ये काला कानून है, जिसमें बगैर किसी संदेह मात्र पर किसी भी व्यक्ति को क्या गिरफ्तार किया जा सकता था। मूलतः सरकार है जो क्रांतिकारियों को कुचलना चाहती थी, और इसी के लिए जो इस कानून का प्रावधान उनके द्वारा किया जाता है। मोतीलाल नेहरू की अगर बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी, उनके द्वारा कहा गया इस काले कानून को क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट को, कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पे उसे जो गिरफ्तार करके नज़रबंद किया जा सकता है। इसीलिए मोतीलाल नेहरू के द्वारा बिना जो अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। अब इस कानून के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी के द्वारा जो अपनी रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति के तहत उनके द्वारा सत्याग्रह करने का फैसला लिया जाता है। और ये तय किया जाता है कि जब तक इस काले कानून को, यानी कि रॉलेट एक्ट को रद्द नहीं करवा देंगे, तब तक वो निरंतर सत्याग्रह करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। जो अहिंसात्मक तरीके से उनके द्वारा जो अहिंसा उनका मूल जो सिद्धांत और हथियार रहता है, जिसके बारे में आपको मनोज जी ने भी बताया होगा। मनोज जी जो उसके सिद्धांतों के बारे में, महात्मा गांधी के राजनीतिक थॉट, जो राजनीतिक विचारों के बारे में आपको बताते हैं, तो अहिंसा इनका जो मूल हथियार रहता है। तो उसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा जो अहिंसा पूर्वक जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो सत्याग्रह करने का फैसला लिया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा जो प्रथम तो साबरमती आश्रम में जो एक मीटिंग रखी जाती है 24 फरवरी 1919 को, और उसमें ये तय किया जाता है और उनमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो एक समिति का जो गठन कर दिया जाता है, और उनको जो प्रशिक्षण जो व्यक्तियों को उसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाता है कि जी किस तरीके से अपने को जो सत्याग्रह करना है। अनुशासन समिति भी उसमें गठित कर दी जाती है। प्रत्येक व्यक्तियों को जो अलग अलग कार्यों का विभाजन उनके द्वारा कर दिया जाता है। और एक लेटर लगे हाथ इन्होंने लिख दिया वायसराय को, तत्कालीन वायसराय को कहा गया और अपने जो विचारों से अवगत कराया गया, और उनके द्वारा इसे सत्याग्रह के बारे में उन्होंने अवगत कराया कि इस तरीके से वो सत्याग्रह करेंगे। अगर आप जो इस कानून को लागू करोगे तो ये बात जो वायसराय तक इनके द्वारा पहुंचा दी जाती है और सत्याग्रह के प्रस्ताव को पास किया जाता है। अब सत्याग्रह प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाती है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह करने की तिथि, सबसे पहले इनके द्वारा 30 मार्च 1919 को अगर बात की जाए तो ये तिथि निर्धारित की जाती है। लेकिन उसके पश्चात जो बदलकर इनके द्वारा 6 अप्रैल कर, अब ये बात है जगह जगह हिंदुस्तान में बात की जाए, पहले वाली तिथि ही कई लोगों को हम देखेंगे आगे जब सत्याग्रह आंदोलन होता है उस दौरान कई लोगों के द्वारा इसी तिथि के अनुसार 30 मार्च के अनुसार ही आंदोलन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके ऐसे ही पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो महात्मा गांधी ने पहले कौन सी तिथि निर्धारित की थी, तो 30 मार्च जो उनके द्वारा निर्धारित की। फिर रॉलेट एक्ट में जो 30 मार्च
मार्च तिथि को बदलकर उनके द्वारा पुनः कौन सी नई तिथि जो घोषित की गई महात्मा गांधी के द्वारा, तो 6 अप्रैल उनके द्वारा घोषित। ऐसे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आपके जो एग्जाम में आएंगे, तो जिसके तहत उन्होंने 6 अप्रैल जो तिथि घोषित कर दी। हालांकि जो भारत के दूसरे देशों में जो 30 मार्च वाली बात पहुंच जाती है, लेकिन 6 अप्रैल वाली बात नहीं पहुंच पाती है, तो कई जगह हमें देखने को मिलता है जनता के द्वारा विरोध 30 अप्रैल को शुरू कर दिया जाता है। अब महात्मा गांधी के द्वारा जो इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो सत्याग्रह किया जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो उसमें उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है कि 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। उनका मानना था कि जो साथ में लिया जाता है होम रूल लीग को, जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग है, उनको भी साथ में ले लिया जाता है। और अगर बात की जाए होम रूल लीग है और सत्याग्रह सभा, इन तीनों को जो उनके द्वारा साथ में लिया जाता है और इन तीनों राजनीतिक मंचों का प्रयोग जो इस कानून के विरोध के स्वरूप में उनके द्वारा किया जाता है। इसी समय के दौरान जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट के द्वारा जो इस कानून के विरोध स्वरूप जो महात्मा गांधी का जो यहाँ रोल रहता है, उसी कारण उनके द्वारा राजनीतिक बच्चा कहा जाता है। एनी बेसेंट के द्वारा कहा जाता है कि अभी जो राजनीति की समझ महात्मा गांधी को नहीं है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही उठाते हैं कि महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसके द्वारा कहा गया, तो आप इसका जवाब देंगे कि एनी बेसेंट के द्वारा महात्मा गांधी को क्या कहा गया, राजनीतिक बच्चा कहा गया। और ये बात किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा कही गई है। तो इसी स्वरूप से जो बात की जाए, इन 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। और आंदोलन की अगर प्रगति और प्रतिक्रिया की बात करें तो उस समय के दौरान जब तिथि की हमने बात की, 30 मार्च पहले आंदोलन की तिथि घोषित की जाती है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन सत्याग्रह इनके द्वारा किया जाता है, फिर महात्मा गांधी के द्वारा किसी कारणवश तिथि को बदलकर क्या कर दिया जाता है, 6 अप्रैल कर दिया जाता है। ये पहले वाली तिथि की जो बात तो पता चल जाती है, लेकिन बात वाली तिथि की बात पता नहीं चलती है। और उसी दौरान बात की जाए तो दिल्ली में क्या होता है, पहले वाली जो तिथि घोषित होती है 30 मार्च को ही जो बात की जाए, लोगों के द्वारा हड़ताल कर दी जाती है। कारखानों, उद्योगों में, जो कारखानों की बात करें, फैक्ट्रियों में जो मजदूरों के द्वारा क्या कर दी जाती है, हड़ताल कर दी जाती है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। क्योंकि यहाँ जो पहले वाली तिथि उसी का पता चलता है इनको, और पीछे बाद में जो दोबारा से तिथि परिवर्तन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, उसका जो पता नहीं चलता। जनता है जो सड़कों पे आ जाती है, और कई जगह तो उग्र विरोध भी हमें देखने को मिलता है। और जो जनता के द्वारा अहिंसा पूर्वक है जो उनके द्वारा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है इस कानून के विरुद्ध में। और यही जो पंजाब के क्षेत्र में हमें जो सर्वाधिक उग्र आंदोलन देखने को मिलता है, पंजाब का जो क्षेत्र है अगर बात की जाए, यहीं पे जो हमें उग्र आंदोलन देखने को मिलता है। और इसी कारण, इसी क्षेत्र के कारण जो महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा था, अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, रोकना पड़ा था। मोतीलाल नेहरू के जो हमने पहले बताया, जिक्र किया, इनके द्वारा इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। धीरे धीरे लोगों के द्वारा जो कई क्षेत्रों में ये जो आंदोलन फैलने लगता है, सत्याग्रह है जो रोलेट सत्याग्रह, इस रोलेट कानून के विरोध में, तो दिल्ली व पंजाब में महात्मा गांधी का प्रवेश निषेध कर दिया। अंग्रेज सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि महात्मा गांधी जो है दिल्ली में नहीं जाएंगे और पंजाब में नहीं जाएंगे, पूर्णतः इनका प्रवेश। महात्मा गांधी ने जिद कर लिया, बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, आप कैसे रोकोगे। तो ये क्या है, ज़बरदस्ती महात्मा गांधी के द्वारा जो दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। महात्मा गांधी जो 9 अप्रैल को इनके द्वारा जो ज़बरदस्ती दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है, उसी दौरान महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी की जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो कब गिरफ्तारी की गई, तो 9 अप्रैल को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की गई थी 1919। और गिरफ्तारी कहाँ से की गई, तो गिरफ्तारी कहाँ से की गई थी, गिरफ्तारी दिल्ली से की गई थी। लेकिन भयंकर जन आक्रोश को देखते हुए, जन विरोध को देखते हुए मजबूरन जो बात की जाए ब्रिटिश सरकार को पुनः जो महात्मा गांधी को रिहा करना पड़ता है, क्योंकि इन पर जन दबाव काफ़ी बन जाता है, जनता का आक्रोश भी हमें खूब देखने को मिलता है। उसी दौरान अगर बात की जाए, हालांकि महात्मा गांधी को इन्होंने गिरफ्तार तो दिल्ली में कर दिया, लेकिन इनको जो पुनः इनको रिहा करते हैं वो मुंबई में लाकर करते हैं कि बोले अब बताओ तू क्या करोगे। तो महात्मा गांधी भी ये सोचते हैं कि काफ़ी दूर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को जो मुंबई ला के छोड़ दिया। और जनता का आंदोलन जो देखे जाए, काफ़ी जो जनता के द्वारा जो जोश और आक्रोश से इस आंदोलन को किया गया। उसी दौरान बात की जाए तो 13 अप्रैल में जो, जैसे हमने बात किया पहले भी, जो कि पंजाब में सर्वाधिक उग्र गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती, तो 13 अप्रैल
अप्रैल को जो 1919 को देखा हमने, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम विस्तृत रूप से अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी हत्याकांड के कारण जो अंग्रेज़ों के द्वारा, जो जनरल डायर के द्वारा जो निहत्थे लोगों पे क्या चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है, कई सारे लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उसी दौरान है जो ये आंदोलन का उग्र रूप हमें देखने को मिलता है। हालांकि जनता वहाँ इतनी उत्तेजित नहीं थी, फिर भी ये पंजाब में ऐसी जो घटना घटित हो जाती है जिससे महात्मा गांधी को काफ़ी क्षोभ होता है, दुख होता है। और इसी कारण जो जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोध भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और उन्हीं कारण जो इनको अपना जो आंदोलन क्या करना पड़ता है, स्थगन करना पड़ता है। 18 अप्रैल को ये स्थगित करते हैं अपना आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनके द्वारा कहा जाता है कि मुझसे हिमालय जितनी बड़ी भूल हो गई, हिमालय जितनी बड़ी भूल होगी, ये कहते हुए महात्मा गांधी के द्वारा इस सत्याग्रह को रोक दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने रॉलेट सत्याग्रह के जो अगले पड़ाव के बारे में पढ़ा है। कल जो हम बात करते हैं इसके अगली क्लास में जो जलियांवाला कांड है जो इससे जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और आगे की क्लास में जो इसके स्थगन के बारे में पढ़े। जैसा कि हमने आज देखा कि रॉलेट एक्ट, जैसे पीछे भी हमने बात की थी कि जो काला कानून की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा इसे दी जाती है, और इसी दौरान जो इस कानून में ऐसा प्रावधान किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पे जो बंदी बना लिया सकता है, 2 वर्ष का कारावास की सजा उनसे सुनाई, जैसे बगैर मुकदमे के 2 वर्ष की कारावास। तो इसका विरोध जो युद्ध काल में पहले लागू थी, लेकिन ये युद्ध काल के पश्चात भी लागू कर दिया जाता है इनको। तो इसी कारण जो इनके क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसकी रणनीति इनके द्वारा जो साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है वहाँ बनाई जाती है, और उसके तहत उनके द्वारा क्या किया जाता है, सत्याग्रह किया जाता है। जो बात की जाए, वायसराय को पत्र लिखकर इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अवगत करवा दिया जाता है। इनके द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है जो आंदोलन की अगर बात की जाए सत्याग्रह की, वो 30 मार्च से, लेकिन उसे बदलकर क्या कर दिया जाता है, बाद में 6 अप्रैल कर दिया जाता है। 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। एक तो होम रूल लीग है, एक खिलाफत है, और ये सत्याग्रह सभा। ये जो 3 राजनीतिक मंच है, इनका प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। इसको आप भली भांति देख लेना। सत्याग्रह आंदोलन में जो ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया गया, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा गया एनी बेसेंट के द्वारा। और आंदोलन की अगर गतिविधियों के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहले 30 मार्च को क्या हो जाती है, दिल्ली में हड़ताल हो जाती है, और पंजाब क्षेत्र में हमें सर्वाधिक उग्र प्रदर्शन और विरोध देखने को मिलता है। मोतीलाल नेहरू के बारे में हमने जिक्र किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, इनके द्वारा इस आंदोलन को बिना अपील, बिना वकील दलील वाला कानून का दिल्ली और पंजाब में महात्मा गांधी का प्रवेश, जैसे ही आंदोलन शुरू हो जाता है तो ये प्रवेश निषेध ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को दिल्ली में जो प्रवेश करते हुए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाने के पश्चात इन्हें बम्बई लाकर छोड़ दिया जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान जो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला जो विश्व प्रसिद्ध जो हत्याकांड है वो हो जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बात की जाए जनरल डायर के नेतृत्व में कई निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और 18 अप्रैल को 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का स्थगन यानी कि इसे रोक दिया जाता है। बोलिए, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो निसंकोच पूछिए। आप किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप बाकी दिनों में जो बात की जाए, कॉलेज जिन दिनों में कॉलेज रहती है अपने संडे के अलावा, तो आप किसी तरह की समस्या हो महात्मा गांधी के ऐतिहासिक जीवन से संबंधित, आप निसंकोच आकर मुझे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।